हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स एमपी बोर्ड के लिए, जो कि आपका पेपर अभी 4 मार्च को है। उसके लिए हम देख रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं 40 ट्रू और फॉल्स, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। मैंने इसमें डाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं, मोस्टली आए हुए क्वेश्चंस ही इसमें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस इज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट रेटार। क्या इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में से है, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो रेटार ने इन्वेंट की थी? तो नहीं, फॉल्स। इसका आंसर क्या है? फॉल्स। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, हर्शेल ने की थी इंफ्रारेड वेव्स। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी वेव, कौन सी रेज, रेडिएशंस किसने इन्वेंट की है, ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो है, द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो हाँ, ट्रू, बिल्कुल सही है कि एवरेज पावर कंप्लीट साइकिल के लिए कैसा होता है? 0। नेक्स्ट, वर्किंग ऑन माइक्रोवेव ओवन इज बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स। नहीं, वर्किंग ऑन माइक्रोवेव ओवन इज बेस्ड ऑन माइक्रोवेव ही यहां पर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? रेडियो वेव, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी ब्रॉगली वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आया हुआ है। डी ब्रॉगली वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नहीं, जो डी ब्रॉगली वेव्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, बल्कि क्या होती है? मैटर वेव्स। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं, जंक्शन रूल कौन सा है? फर्स्ट रूल, किरचॉफ का फर्स्ट रूल। और किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पे बेस्ड होता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे होता है ना बेस्ड, वो आपका होता है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि जंक्शन रूल आपका फर्स्ट रूल होता है, जिसको हम करंट रूल भी बोलते हैं। तो उसमें कंजर्वेशन किसका होता है? चार्ज का। उसमें चार्ज कंजर्वेशन पर वो बेस्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5। नहीं, 1.5 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होता है? ग्लास का। यहाँ पर बोल रहे हैं वाटर का है क्या? नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा? फॉल्स। वाटर का कितना होता है? 1.33। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, या फिलिंग द ब्लैंक्स में, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही है। एन मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ऐसा सेमीकंडक्टर एन टाइप होता है जिसमें नंबर ऑफ ज्यादा जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेनली हमें होल्स से ज्यादा कौन देखने को मिलता है? इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो 7th वाला आंसर है ये क्या हो जाएगा? एकदम ट्रू। नेक्स्ट है, फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बिल्कुल ही सही है कि जो जर्मेनियम है उसके लिए जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो कैसा होता है? 0.72। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा है? ट्रू। डन। फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर इज स्टैट कूलम। जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है यार, उसकी तो यूनिट क्या होती है? फेराड। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? स्टैट कूलम, यानी ये वाला भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। इन एन एटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन लोअर ऑर्बिट। क्या जो काइनेटिक एनर्जी होती है एटम की वो लोअर ऑर्बिट में ज्यादा होती है? तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो लोअर ऑर्बिट में जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास में होते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होती है? बहुत ज्यादा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम डिक्रीजेस। देखो, नाइक्रोम क्या होता है? एक अलॉय, और हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ाने में जो नाइक्रोम है यानी जो अलॉय है उनका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है या फिर स्लाइटली इंक्रीज करता है। हमने ग्राफ वाली पीडीएफ में, हमने ग्राफ वाली वीडियो में भी ऑलरेडी देखा था, है ना? उसमें हमने क्या देखा था कि जो अलॉय हैं उनका
टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है या फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि डिक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अगर आपने वो ग्राफ वाली वीडियो नहीं देखी है, ग्राफ और डायग्राम वाली, तो वो वीडियो भी आप जाकर के देखो, उससे आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। वो डायग्राम्स भी आप बार बार, ग्राफ भी आप बार बार प्रैक्टिस कर कर देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी वो वाली वीडियो भी। नेक्स्ट, the focal length of objective lens in microscope is smaller as compared to the focal length of eyepiece। ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, तो भाई ऑब्जेक्ट छोटा है ना, तो उसकी फोकल लेंथ भी कैसी होगी, छोटी। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, उससे हमारी आई कैसी होती है, बड़ी, यानी बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फॉर लाइटर पार्टिकल द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव विल बी ग्रेटर, बिल्कुल सही है। वेवलेंथ और किसको कंपेयर करने बोल रहे हैं, लाइटर पार्टिकल, मतलब ऑब्वियसली मास। मास और वेवलेंथ का क्या कहीं हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल हाँ। क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। पी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। हमने देखा जो हमारा लैम्डा है और मास है ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे भाई ये बोल रहे हैं लाइटर पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल मतलब इसका मास कैसा हो गया, कम। मास कम हो गया तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, यानी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लाइटर पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ है वो कैसी होगी, ग्रेटर होगी, यानी बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रू। नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग वायर करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज अट्रैक्टिव इन नेचर। नहीं, ये तो हम हमारे जो MCQs हमने किए हैं 50 उसमें भी देख चुके हैं कि अगर दो पैरेलल वायर होती हैं, इनमें सेम डायरेक्शन होता है तो ये एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, इसमें ही अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन ले लें, एक में डायरेक्शन करंट का नीचे, एक में डायरेक्शन करंट का ऊपर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है, ऐसे रिपेल करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोल दिया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और अट्रैक्टिव नेचर बोल दिया है ना। अट्रैक्टिव की जगह पर यहाँ अगर रिपल्सिव होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन ये क्या है आपका, फॉल्स। ठीक है, यानी 13 वाले की अगर हम बात करें तो 13 वाला आपका ट्रू है एंड 14 वाला जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो कंजर्वेटिव नहीं होती है, जो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव होती है, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव, यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि जो चार्ज होता है ना वो क्लोज्ड पाथ में कोई ना कोई काम करता है, इसमें वर्क डन जीरो नहीं होता। नेक्स्ट, इन एन आइडल ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी करंट्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं, एक आइडल ट्रांसफॉर्मर में पावर जो रहता है ना, आइडल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जिसमें पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट। इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका करंट भी बराबर होगा, है ना, यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। हाँ, अगर ये बोलते कि दोनों का पावर सेम है तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन अभी ये कैसा है, फॉल्स। ठीक है, तो यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, इन आइडल ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल करंट आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक का कम होता है तो दूसरे का ज्यादा होता है, वो डिपेंड करता है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज कंडक्टर ले लूं तो इसका सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करता है भाई, इसके सरफेस पे डिसाइड करता है ना। इसके अंदर अगर आप चार्ज डालोगे तो वो भी रिपेल होके बहुत दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो कहाँ आएगा, उसके सरफेस पे ही आएगा। इनसाइड में चार्ज कैसा होता है, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होती है, जीरो, यानी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमें दिया हुआ था। ठीक है, यानी ये कैसा हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी हम देख के आ रहे हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन में पी। ये क्या है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा और मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, ये वाला ट्रू है, 17 वाला, 18 वाला फॉल्स है। नेक्स्ट, इन अ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज formed is always real and inverted when the object is placed beyond the focal length। बिल्कुल सही बात है, फोकल लेंथ के बियॉन्ड हम रखते हैं, फोकल लेंथ के बियॉन्ड, है ना,
यानी 2f पर या f to f के बीच में या बियॉन्ड 2f पर कहीं भी रखते हैं तो हमारी हमेशा इमेज जो होती है वो कैसी बनती है, रियल, और रियल के साथ हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड। यानी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, यानी ये हो जाएगा ट्रू। In the process of diffraction, the diffraction pattern depends on the size of obstacle और aperture relative to the wavelength of light। बिल्कुल सही बात है कि डिफ्रैक्शन की प्रोसेस में हमेशा ये डिपेंड करता है किस पर, आपके ऑब्स्टिकल के साइज पर और उसकी वेवलेंथ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न डिपेंड करता है। यानी ये भी कैसा स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या फोर्स और क्या बोल रहे हैं, देखो इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, नहीं, हमने पढ़ा है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन, क्या, F इज इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा, यही पढ़ा है ना। अब इसमें खुद देखो, साइन थीटा अगर पैरेलल रख दोगे तो यार फोर्स तो कैसी हो जाएगी, जीरो, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। यानी हमेशा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है उसको कैसे रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये एक दूसरे के। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पैरेलल नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है, यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज जीरो। अरे अगर हम एक करंट कैरिंग लूप ले ले तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती क्या, नहीं, इसका तो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला भी हमें याद है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। भैया ये मैक्सिमम होती है सेंटर पर कैसी होती है, मैक्सिमम, यानी ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट 23, इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न द सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑलवेज ब्राइटर देन द सेकेंडरी मैक्सिमा। बिल्कुल सही है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है ना वो सबसे ज्यादा चमकदार होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, the energy stored in a capacitor is given by the half of product of its capacitance and the square of voltage across it। तो यार ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया है हमें, ये भी कैसा है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, यही हमको इन्होंने स्टेटमेंट में लिख के दे दिया, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ट्रू। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑलवेज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये तो बिल्कुल सही है कि हमेशा करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म उसके अराउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड एंड कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यूज। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये जो बोहर है, बोहर ने क्या करा था, अब हर इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसको फिक्स कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट फिक्स हो जाने से उसकी जो एनर्जी है वो भी फिक्स हो गई। जैसे हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है ना, तो उस स्टेट पर उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स हो गई। कितनी हो गई, ग्राउंड लेवल पर हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक लेवल पर फिक्स एनर्जी होती है, एनर्जी क्वांटाइज होती है, फिक्स होती है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो स्पेसिफिक वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती है ना, फिक्स होती है, यानी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, यानी ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स। Next, the potential energy of an electric dipole is maximum when the dipole moment is aligned with the electric field। देखो जो potential energy है किसकी, डाइपोल की, वो मैक्सिमम होती है क्या, जब डाइपोल मोमेंट उसको हम अलाइन कर रहे हैं विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और आपका जो डाइपोल हो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी तो वो पूरा घूम के उस तरफ आएगा ना, तब उसका मैक्सिमम वर्क होगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल भी, एनर्जी भी हमें कब मिलेगी, जब ये दोनों पैरेलल ना हो, कैसे हो, एंटी पैरेलल हो। ठीक है, अलाइंड विथ नहीं आएगा, अलाइंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये ट्रू होता, लेकिन अभी ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, अभी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। बिल्कुल सही बात है, मैग्निफिकेशन अगर कैसा आ रहा है, नेगेटिव, जैसे सपोज करो आ रहा है -0.2, तो ये क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आपकी जो इमेज है वो एक रियल इमेज है। ठीक है, आया समझ में? चलो, यानी ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू। ठीक, 30 वाला देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी f। फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है, कांस्टेंट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब। तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा पर। और ये कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट भी कैसा गिवन है, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। नहीं, सेमीकंडक्टर को अगर हम हीट करेंगे तो भाई क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी, रुकावट कम हो जाती है। अरे सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यानी रेजिस्टेंस तो डिक्रीज हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, इंक्रीज दिया हुआ है, यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज हायर देन दैट ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, प्योर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम इम्प्यूरिटी मिला देते हैं, जैसे ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ठीक है, तो उसमें हम इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज हायर, यानी ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा आपका, फॉल्स। ठीक है, आया समझ में? यहां पर अगर ये लिख देते कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज हायर तो हमारा ट्रू होता, लेकिन अभी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। देखो, हम अलग अलग न्यूक्लियॉन्स का मास निकालेंगे ना और उसका सम करेंगे तो वो हमेशा कैसा आएगा, ज्यादा। लेकिन हम उसका टोटल न्यूक्लियस का मास निकालेंगे ना तो वो कैसा आता है, कम। यहीं से जो मास डिफेक्ट है उसका डेफिनेशन बनता है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इन अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिजन, फिजन कैसी प्रोसेस होती है, जिसमें स्मॉलर न्यूक्लियाई ब्रेक होता है इनटू छोटी छोटी न्यूक्लियाई, है ना, जिसमें हैवी न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, इसको हम फिजन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने गलत लिखा है, क्या बोल रहे हैं, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर। नहीं भैया, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कहां से आया, देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे भी। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, और मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पे भी। ठीक है, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट अभी गिवन है ना, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एसी सर्किट विथ अ प्योर इंडक्टर द करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री फेस एंगल। प्योर कंडक्टर में करंट लीड नहीं करता, कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी आपका कैसा हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब मैंने इसको कैसे याद कराया था, अगर आपने एमसीक्यूज की वीडियो देखी है 50 एमसीक्यूज की, तो हमने इसको कैसे याद किया है, ऐसे देखो, आईपीएल, आईपीएल मतलब इन इंडक्टर, पी मतलब पोटेंशियल, एल मतलब लीड। इंडक्टर में पोटेंशियल क्या करता है, लीड करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कंडक्टर लीड करता है, इसलिए ये फॉल्स। अगर यहाँ पर वो करंट की जगह क्या दे देते, पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता, ट्रू। लेकिन अभी ये कैसा है, फॉल्स। चलो आगे देखते हैं, द टोटल इम्पीडेंस इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट इंक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इंक्रीजेस। क्या अगर हम बढ़ाएं किसको, फ्रीक्वेंसी को, किसी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को, तो क्या उसका टोटल इम्पीडेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा? अरे नहीं, हमने पढ़ा है रेजोनेंस की कंडीशन में कि जो टोटल इम्पीडेंस होता है ना, इम्पीडेंस
और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ जो होता है ना, कुछ ऐसा, इसका जो ग्राफ का पैटर्न होता है ना वो ऐसा होता है। पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे Z की वैल्यू यानी इम्पीडेंस डिक्रीज करता है, फिर सबसे मिनिमम हो जाता है, ठीक है। इस मिनिमम पॉइंट पर Z इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, ठीक है, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन हमारी। एंड देन अगेन वो वापस क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। देखो, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी फर्स्ट impedance decreases becomes minimum, then again it starts increasing। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में इम्पीडेंस क्या इंक्रीज होता है, नहीं, पहले डिक्रीज होता है, फिर मिनिमम होता है, फिर इंक्रीज होता है, यानी ये स्टेटमेंट जो होगा यहाँ पर ये भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। यार ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने फॉर्मूले तो सारे याद करके ही रखे हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल्स टू क्या, हाफ LI स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है एनर्जी इज स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट स्क्वायर ऑफ करंट, है ना, यानी ये स्टेटमेंट भी कैसा दिया हुआ है, एकदम करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड होती है, दोनों सेम होती है। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बोल दिया कि कम होती है, यानी और ऑब्वियसली ये तो बहुत ही सिंपल था, क्या हो जाएगा, फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के लिए बस 40 क्वेश्चन रखे हैं मैंने। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज हायर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड लाइट। ये तो बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, विजिबल लाइट की, और वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, इंफ्रारेड की। तो आपको वो जो सीरीज है ना वो बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज हायर देन दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये आपका कैसा हो जाएगा, ट्रू, लास्ट वाला, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। आगे की और भी वीडियोस आती रहेंगी, स्टे ट्यून्ड। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और भी इसी तरीके का कंटेंट आगे बना सकूं। अभी मेरा जो कंटेंट लिस्ट है वो ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स भी बताने वाली हूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ, 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं ज़्यादा जल्दी आपके पास कंटेंट लेके आऊँगी, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।